देखो स्टूडेंट्स, जब आईएलटीएस में सीधे तरीके से स्कोर नहीं आ रहे तो आपको अपना तरीका जो है वो थोड़ा सा तिरछा करना पड़ता है। सीधे तरीके का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो हमने लिसनिंग करी, लिसनिंग के आंसर चेक किए और देखा हमारी क्या गलतियां हैं। रीडिंग किया, रीडिंग के आंसर चेक किए, देखा हमारी क्या गलतियां हैं। राइटिंग आपके टीचर ने समझाई, राइटिंग आपने करी, आपके टीचर ने चेक किया, फीडबैक दिया और उसी प्रकार से स्पीकिंग लिया आपके टीचर ने और बताया आपकी क्या गलतियां हैं। ये होता है सीधा तरीका। लेकिन अगर ये तरीका काम नहीं कर रहा है तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं एक ऐसा फॉर्मूला आपको बताने लगा हूँ जो कि इससे बिल्कुल उल्टा है। तो वन बाय वन हम सारे मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रीडिंग मॉड्यूल से, जो कि आपको पता सबसे ज्यादा मुश्किल मॉड्यूल होता है। तो आपको क्या करना, आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये आंसर्स हैं। आंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आंसर्स का मतलब आपने कोई रीडिंग सॉल्व करी है, उसके आंसर्स हैं। ये कैम्ब्रिज की बुक से मैंने आंसर्स लिए हैं, आपके सामने मैंने रख दिए। ये टोटल 40 आंसर्स हैं। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको थोड़ी सी उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगा। कैसे टेढ़ी करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ये जो आंसर्स हैं 40 के 40 आंसर्स अपने सामने रख लेने। ये आंसर्स सामने रखने के बाद आपको क्या करना है, सपोज करो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपने जाके देखना है कि कहां पर दिया हुआ है। आंसर आपको पता है कि इसका आंसर फॉल्स है, लेकिन इस क्वेश्चन की लोकेशन कहां पर है, ये आंसर फॉल्स क्यों आया, एग्जामिनर ने ऐसा क्या यूज किया कि ये आंसर फॉल्स हो गया। ऐसे ही आपको 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, ब्लैंक्स हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद कुछ मैचिंग्स दे रखी है और ये लास्ट सेक्शन है। सारे के सारे 40 के 40 क्वेश्चन के आंसर आपके सामने पड़े हैं। आपको क्या करना है, इन 40 के 40 क्वेश्चन की लोकेशन फाइंड आउट करनी है और इसके पीछे का लॉजिक फाइंड आउट करना है कि ये आंसर फॉल्स क्यों आ गया, ये वाली ब्लैंक्स का आंसर क्यों आया, ये आंसर 4 नंबर आंसर क्यों आया, ये वाला आंसर बी ऑप्शन क्यों आया। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या फायदा होने वाला है। आपके सामने ये क्वेश्चन, अभी मैंने आपको आंसर्स दिखाए थे, अब ये पैसेज है आपके सामने और नीचे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा आपकी वोकैबुलरी, एग्जामिनर की स्ट्रेटजीज कैसे आपकी इंप्रूव होने वाली है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में इसने लिखा है पोलर बियर सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इसका मीनिंग क्या है कि जो पोलर बियर्स होते हैं उनको हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी फैट की वजह से, जो उनकी बॉडी के अंदर फैट होती है। अब इसका आंसर ट्रू कैसे होगा, फॉल्स कैसे होगा, नॉट गिवन कैसे होगा, इसके लिए आप मेरी वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो ट्रू है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फॉल्स है, अगर इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया तो नॉट गिवन है। अब यहां पर देखिए स्टार्टिंग में उसने वर्ड यूज किया है पोलर बियर पैसेज में, उसके बाद उसको रेफर कर दिया दे के साथ, तो ये एक रेफरेंस प्रोनाउन है। उसके बाद अगर आप इसको रीड करते हैं, उसने क्या लिखा, दे आर यूनिकली अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ आर्किटेक्ट सर्कल where temperature can reach 40 डिग्री। आगे उसने लिखा है humans with the comparative level of adipose tissues would be considered obese and would be likely to suffer from diabetes and heart diseases। तो ये देखिए ये vocabulary है, various health problem की जगह पर उसने लिख दिया diabetes and health diseases। लेकिन ये जो डिस्कोर्स मार्कर है ये सारी बात को पलटने वाला है। और क्या लिखा हुआ है इसने, ह्यूमन के बारे में लिखा है। उसने पोलर बियर के बारे में नहीं लिखा है, ह्यूमंस के बारे में लिखा कि ह्यूमंस को बहुत सारी डिजीज होती है। और इसके बाद येट लगाकर उसने लिखा है पोलर बियर एक्सपीरियंस नो सच कॉन्सिक्वेंस। पोलर बियर को ऐसा कोई भी खतरा नहीं होता है, उसके अंदर जो फैट होती है उससे उसको कोई खतरा नहीं होता है। तो आपका आंसर आ गया फॉल्स। अब इस आंसर से देखिए आपने कितना कुछ सीख लिया एक आंसर से। तो एग्जामिनर की स्ट्रेटजी समझ आई कि वो जब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बनाते हैं तो हमें क्या चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, कौन से वर्ड के ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही, जो भी वोकैबुलरी के वर्ड आपको मिल रहे हैं आपको नोट डाउन करते रहना है। रेफरेंसिंग आपकी इंप्रूव हो रही है, जैसे मैंने आपको अभी बताया उसने पोलर बियर्स की जगह पर दे यूज किया। दे किसके लिए यूज किया उसने, पोलर बियर्स के लिए। तो रेफरेंसिंग आपकी इंप्रूव हो रही है और क्वेश्चन की डिमांड आपको समझ आ रही है। स्टूडेंट्स, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आप भी आप अपना काम कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी को क्लासेस चाहिए ऑनलाइन, आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है जी राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल में भी बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं। हम लोग नॉर्मली ये कैसे लिखते हैं, राइटिंग लिखते हैं, चेक करवाते हैं, फिर घर आ जाते हैं, ऐसे हम लोग करते रहते हैं। ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको कैम्ब्रिज की बुक जो है वहां पर लास्ट में सैंपल आंसर्स दिए होते हैं। 4 टेस्ट होते हैं, चारों के चारों क्वेश्चंस जितने भी राइटिंग टास्क 1 और 2 के हैं, चारों के चारों
उन सभी के आंसर्स पीछे जो हैं वो दिए होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, ये एक सैम्पल आंसर है और टास्क 2 का सैम्पल आंसर 5.5 बैंड इस स्टूडेंट को दिए गए हैं। तो ये जो 5.5 बैंड स्टूडेंट को दिए गए हैं, ये एग्जामिनर ने क्यों दिए हैं, आप लोग नीचे जरा देख सकते हैं। ये सैम्पल आंसर लिखा हुआ है किसी स्टूडेंट ने और ये एग्जामिनर ने उसको 5.5 बैंड दिए। एग्जामिनर ने 5.5 बैंड क्यों दिए हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया हो। तो अब आपका काम क्या है कि आपको इसको एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप अपने टीचर के साथ बैठना है और उसको बोलना है कि हमें ये अगर, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ बहुत सारे वर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आपको अपने टीचर के साथ बैठना, उसको बोलना है कि हमें एक्सप्लेन करो कि इसको 5.5 बैंड क्यों दिए गए हैं और इसको हम 6 तक कैसे लेके जा सकते थे। या अगर आपको 6, यहाँ पर आपको 6 बैंड वाले सैम्पल भी मिल जाएंगे, 7 वाले भी मिल जाएंगे। तो जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपने टीचर के साथ बैठो, सलाह मशवरा करो और देखो कि कहाँ पे गड़बड़ है और इसको हम अच्छा कैसे कर सकते थे। वो एडवाइस को आपको फॉलो करना है। तो ये एग्जामिनर के कमेंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो इसको आपको फॉलो करना है। और एक काम आपको और करना है, आपने पिछले टाइम में जितनी भी राइटिंग्स लिखी हैं, आपने कोई नया सैम्पल आंसर नहीं लिखना है, आपने कोई नई राइटिंग नहीं लिखनी। जितनी भी पुरानी राइटिंग्स आपने लिखी हैं वो सारी की सारी राइटिंग्स को आपको दोबारा से इवैल्यूएट करना है। जैसे आपके सामने ये एक स्टूडेंट की राइटिंग है, इसमें जो जो गलतियाँ हैं हाईलाइट की हुई हैं, तो आपको क्या करना है, इन सभी गलतियों को दोबारा से इवैल्यूएट करना है। को ये राइटिंग्स लेकर बैठना, अपनी राइटिंग की जो नोटबुक उसको लेकर बैठना है, उसमें देखना मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं और जो भी चीज़ गलत हुई है, मान लो यहाँ पर इफेक्ट्स लिखा हुआ है, इसने इफेक्ट लिखना था लेकिन इसने इफेक्ट्स लिख दिया, ए वाला लिखना था दूसरे वाला लिख दिया। तो इस इफेक्ट्स को आपको क्या करना है, ये पूरे का पूरा सेंटेंस बाहर निकाल लेना है और इसको रफ नोट्स पे दोबारा लिखना है, करेक्ट करके देखना है कि वो गलती मेरी सुधरी है कि नहीं सुधरी। उसको 3-3 4-4 बारी आपको इसके जैसे सेंटेंस बना बना के देखने पड़ेंगे। इससे आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन जो है, जहाँ ग्रामर की गलतियां हैं, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं सबसे सरदर्दी वाला मॉड्यूल जो बना हुआ है इस टाइम पे, वो है स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग में स्कोर ही नहीं आ रहा है स्टूडेंट का। तो आपको स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चीज़ को दिमाग में बैठाना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है। स्पीकिंग के 4 पैरामीटर होते हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी फ्लुएंसी। ग्रामर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। दूसरा काम आपको क्या करना है, जितने भी फैमिलियर टॉपिक्स हैं, मतलब जैसे आपको पता है कि ये वाले ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं इस टाइम पे पार्ट 1 के क्वेश्चन या क्यू कार्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मक्कड़ को फॉलो कर लो, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो, लेकिन आप उसके सिर्फ एज ए क्वेश्चन ही यूज़ करो। तो उसको आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक के ऊपर और अपने खुद के सैम्पल आंसर तैयार करने हैं अपनी मातृभाषा में। जो भी आपकी मातृभाषा, चाहे पंजाबी है चाहे हिंदी है, उसमें आपको सोचना है, ना कि इंग्लिश में। इंग्लिश आपको आती है लेकिन आपको पंजाबी और हिंदी में आंसर लॉजिकल तरीके से नहीं बनाना आता, जिसकी वजह से आपका आंसर सही नहीं जाता है। तो आपको इनके सैम्पल आंसर अपनी भाषा में सोचने कि अगर इसको मुझे अपनी भाषा में बोलना पड़ता तो मैं इसको कैसे जस्टिफाई करता, कौन से पॉइंट्स रखता। आप अपने टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं और कोशिश करें कुछ नए स्टार्टर्स और एक्सप्रेशन भी सीखें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टू बी ऑनेस्ट और वेल, ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये आपको ये नहीं कि जहाँ पर मर्जी आप इनको घुसा दो, आपको पहले सीखना पड़ेगा कि इनको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको सीखनी है ताकि जब आपकी स्पीकिंग हो, आपके पास एक पैनल हो ये सभी स्टार्टर्स का और एक्सप्रेशंस का, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैराफ्रेजिंग के ऊपर आपको काम करना है। आप अपने टीचर के साथ बैठिए और जब भी आप स्पीकिंग देते हो अपने टीचर को बोलो कि मुझे पैराफ्रेजिंग सिखाओ। मतलब आपको उसने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर कर दिया, आपका आंसर भी सही था, लेकिन आप अपने टीचर से ज़रूर पूछो कि इसको पैराफ्रेज कैसे कर सकते थे। ज़रूर पूछो अपने टीचर को। और जितने भी कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे आपको पता है जो क्यू कार्ड होते हैं उसमें ये 3 चीज़ें तो नॉर्मली चलती रहती हैं, हैप्पी, सैड और ब्यूटीफुल। तो इन तीनों चीज़ों के कुछ एडजेक्टिव, कुछ अच्छे एडजेक्टिव आप सर्च करके रखो, पक्के ही अपने पास आपके पास होने चाहिए कि अगर आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी पड़ती हैं तो आपके पास कौन से वर्ड्स हैं। उसके बाद अपने टीचर को रिक्वेस्ट करें कि पार्ट 3 में आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर करें। ज़्यादातर टीचर नहीं करते हैं, लेकिन जब आप लोग रियल एग्ज़ाम में जाकर बैठते हैं आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ता है और उससे आपका स्कोर अफेक्ट होता है, आप नर्वस हो जाते हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाती है। अपने टीचर को बार बार बोलो कि आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, वाई पूछें,
जितना ज़्यादा वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। और मेमोराइज आंसर आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। तो ये सारे जो टिप्स हैं कम से कम आपको 15 दिन ऐसे ही फॉलो करना है। आप देखना आपकी स्पीकिंग में कितनी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है जी। स्टूडेंट, लिसनिंग में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग करने के बाद हम आंसर ट्रांसफ़र करते हैं, आंसर ट्रांसफ़र करने के बाद हम चेक करते हैं, चेक करने के बाद हम लोग घर पे चले जाते हैं, दैट्स इट। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस मेथड में क्या करना है, ये जो आंसर्स हैं आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, सारे के सारे आंसर, मान लो आपको कोई लिसनिंग करना है उसके सारे आंसर्स आपको लिख लेने हैं। आंसर्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो ये जो आंसर्स आपने अपने सामने लिखे हैं इसको अपने सामने रख लेना है। दूसरे नंबर पर अपनी क्वेश्चन बुकलेट अपने सामने रख लेनी है। और तीसरे नंबर पर आपको ये जो ऑडियो स्क्रिप्ट आपको यहाँ पर दिख रही है वो आपको रख लेनी है। ये जो ऑडियो स्क्रिप्ट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हर कैम्ब्रिज की बुक में लास्ट में ऑडियो स्क्रिप्ट दी होती है। वो ऑडियो स्क्रिप्ट क्या होती है कि आपके स्पीकर जो होते हैं लिसनिंग में जो भी बोल रहे हैं, जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक एक वर्ड यहाँ पे लिखा होता है जो भी वो बोल रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको अपने सामने रख लेंगे। तो जब आप ये तीनों चीज़ों को अपने सामने रखेंगे तो आपको लिसनिंग की ऑडियो प्ले करनी है और सीधा ध्यान आपको इधर रखना है कि वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को रीड कर लेना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद इधर आ जाना है आपने और देखना है कि आपका स्पीकर कहाँ पे बोल रहा है और वो वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहा है और कौन सा आंसर कहाँ पे। क्वेश्चन की डिमांड को समझकर आपको यहाँ से ये पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आंसर लिखा हुआ है। तो साथ साथ में आपको आंसर भी देखना है और देखना है कि जो स्पीकर ने आंसर बोला है वो वहाँ पर आंसर क्यों आया, उसने क्या बोला जो आंसर वहाँ पे फिट हो गया। तो ये चीज़ें आपको करनी है और ये सारे 40 के 40 क्वेश्चन आपको ऐसे ही अटैम्प्ट करने हैं। अटैम्प्ट करने के बाद आपने देखना है बीच में अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो जैसे मान लो 3 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं सुनाई दिया, आपको इसको क्रॉस कर देना है। जो पहले 2 आपको अगर अच्छे से सुन गए हैं, आपको पता कि यही आंसर आना था, तो उसको आपको टिक कर देना है। अब लिसनिंग कंप्लीट होने के बाद दोबारा से आपको ये 3 नंबर क्वेश्चन पे वापस आना है और दोबारा से लिसनिंग को प्ले करना है 3 नंबर क्वेश्चन से और देखना है कि वो वहाँ पे क्या बोला था जो आपको समझ में नहीं आया। और इसके साथ आपको कोई आंसर ऐसा दिख रहा है जैसे MCQ में नॉर्मली होता है कि कोई आंसर उसने वोकैबुलरी से आपको बीट किया, तो उस वोकैबुलरी को आपको नोट डाउन कर लेना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जो काम है स्टूडेंट, एक टेस्ट को आपको 2 बार ही करना है। मतलब एक टेस्ट को 2 बार ही करना, 2 बार ही हो गया ना। जैसे मन पहले आपने नॉर्मली किया और उसके बाद एक बारी दोबारा से किया तो 2 बार ही हो गया। तो पूरा हफ्ता आपको 1.25 की स्पीड के ऊपर ये प्रैक्टिस करनी है। वोकैब अगर आपको नहीं आ रही है कोई तो आपको साथ साथ में नोटबुक के ऊपर उसको नोट डाउन कर लेना है। इससे आपको उनका एक्सेंट भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको एक्सेंट ही समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल जाते हैं, कैसे बोल जाते हैं। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के ऊपर। आपको जो स्क्रिप्ट मैं बता रहा हूँ ये स्क्रिप्ट आपके सामने होगी तो आपको पता चलेगा वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करने का, जिन स्टूडेंट को अच्छा स्कोर चाहिए। और बीच बीच में आपको नॉर्मल प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये काम आपको कम से कम 1 हफ्ता करना है। जिनका स्कोर 20 आ रहा है उनका 25 हो जाएगा, जिनका 25 आ रहा है उनका 30 हो जाएगा। मतलब 4 से 5 स्कोर आपकी जो लिसनिंग है उसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा 100%। बाकी स्टूडेंट्स, आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए हमारा प्रेडिक्शन वाला जो PDF होते हैं वो आप बाय कर सकते हैं, जिसमें से एग्जाम बहुत बारी रिपीट होता है। बाकी जो कनाडा में स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए हमारा क्रैश कोर्स रेडी है, जिसमें हम ये सारी प्रेडिक्शन आपको साथ में दे देते। 1500 रुपये का कोर्स है जिसके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अमेजिंग है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, रिव्यू भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स के, जिसका आपको फायदा मिलता है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता प्रिपेयर करने के लिए। 778 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਜੀਕਲ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਓ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਆਇਆ ਵਾ। और आइल्स ओवरऑल मेरे 7 बैंड्स आए ने। अगर आपको चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।